नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं 8 की बात। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता दें, सोना मिलने के मामले में पीयूष जैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। कन्नौज स्थित घर से 23 किलो सोना बरामद हुआ और डीआरआई लखनऊ यूनिट ने कस्टम एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। सोने के बार और बिस्किट में दुबई और स्विस की मार्किंग देखी गई। टैक्स बचाने के लिए सोना में पेमेंट लेने की डीआरआई को आशंका है और इसी मामले को लेकर अब एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। तो टैक्स बचाने के लिए पीयूष जैन सोना में पेमेंट लेता था, ये आशंका जाहिर की गई है डीआरआई की तरफ से और अब इस पूरे मामले की जांच होगी। दरअसल कन्नौज स्थित घर से 23 किलो सोना बरामद किया गया था। कस्टम एक्ट की धाराओं में एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। सोने के बार और बिस्किट में दुबई और स्विस मार्किंग देखने के बाद अब ये आशंका डीआरआई की है कि टैक्स बचाने के लिए पीयूष जैन सोना में पेमेंट लेता था और एक बड़ा जालसाजी का खेल यहां पर टैक्स बचाने के लिए, ये आशंका डीआरआई की है। विवेक इस वक्त फोन लाइन पर मेरे सहयोगी मौजूद हैं। विवेक, एफआईआर दर्ज की जा चुकी है कस्टम एक्ट की धाराओं में, इसके अलावा क्या महत्वपूर्ण जानकारी इस मामले में? देखिए, एफआईआर दर्ज करने के बाद डीआरआई के ऑफिसर ये पता करेंगे कि सोना अगर विदेश से आए, चूंकि उसमें मार्किंग थी, विदेशी मार्किंग थी, ये पता चला कि दुबई और स्विस के मार्क लगे थे। यानी जो सोना है दुबई और स्विस का सबसे प्योर फॉर्म में माना जाता है। वो सोना 24 कैरेट का माना जाता है कि सबसे उससे ज्यादा प्योर सोना वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलता जी। तो ये सोना जब आया है तो ये जो शुरुआती पूछताछ हुई है उसमें पता चला है कि पीयूष जैन कुछ विदेशी जो कंपनियां हैं उनको सप्लाई करते थे, या जो इंडियन कंपनियां जिनका विदेश में कारोबार है, इस तरह का परफ्यूम का, सेंट का और कॉस्मेटिक का, या पान मसाले गुटखा का, या तेल का और तमाम तरह जिसमें सुगंध का इस्तेमाल होता है, जो कंपाउंड वो तैयार करते थे, तो वो कंपाउंड विदेशी कंपनियों को भी देते थे। और जो कंपनियां भारत की हैं और विदेश में काम कर रही हैं, इसमें ज्यादातर यूरोप की कंपनियां हैं, सिंगापुर है, दुबई है, मलेशिया है, इस तरह की कंपनियां, देशों में जो कंपनियां हैं उनको ये कंपाउंड सप्लाई करते थे और सप्लाई के बदले में जो पेमेंट होता था वो सोने के रूप में लेते थे। अगर वो कैश के रूप में लेते तो कहीं ना कहीं ये होता कि वो टैक्स उनको देना पड़ता। तो ये टैक्स चोरी का मामला बनाने के लिए या टैक्स बचाने के लिए वो सोने के रूप में पेमेंट लेते थे और वही पेमेंट के रूप में ये सोना आया था। 23 किलो सोना, जिसमें 22 बार 1-1 किलो की हैं और बाकी 100-100 ग्राम के 10 छोटे बिस्किट हैं। तो ये सोना जब्त करके छानबीन की जा रही है कि कौन सी कंपनियां हैं, पेमेंट किसने दिया, किस तरह से दिया, और सोना बाई एयर आया है या पानी के जरिए आया है, पानी के जहाज के जरिए आया है। ये सब चीजें, बहुत सारी चीजें हैं अभी जो डीआरआई इनसे पूछेगी जब उनको जमानत पे लिया जाएगा। क्योंकि एफआईआर भी हुई है, डीआरआई का अपना एक प्रोसीजर होता है, वो किसी थाने में एफआईआर नहीं करती हैं। जैसे ईडी अपने एफआईआर करती है, वैसे ही डीआरआई अपनी ऑफिस में, अपनी संस्था में जो उनका प्रोसीजर है वहाँ एफआईआर करती है। उसके बाद छानबीन होती है, बहुत सारे दस्तावेज जब्त किए गए हैं। बिल्कुल, अब इन दस्तावेजों को खंगाला जाएगा विवेक, और आगे अब क्या अपडेट इस मामले पर रहता है उस पर भी आप नजर बना के रखिए। आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। उधर योगी सरकार का भू माफियाओं पर लगातार हंटर जारी है, जिसमें लखनऊ के चर्चित भू माफिया दिलीप सिंह बाफिला की करोड़ों की संपत्ति कुर्क हो चुकी है। पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत बाफिला की 48 करोड़ 22 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क की है। वहीं बाफिला के रिश्तेदार प्रवीण सिंह बाफिला की भी 9,73,000 रुपए की संपत्ति पुलिस ने जब्त कर ली है। बता दें कि बाफिला के खिलाफ धोखाधड़ी और गैंगस्टर के 10 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं अब तक। तो बाफिला की 48 करोड़ 22 लाख की संपत्ति प्रशासन ने कुर्क की है और बाफिला पर गोमती नगर में जमीन पर कब्जा करने का आरोप है। धोखाधड़ी और गैंगस्टर के मामले में 10 मुकदमे अब तक दर्ज किए जा चुके हैं। और चलिए अब बात पूर्वांचल विजय का गुरु मंत्र दे रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, उसकी करेंगे। 2 दिवसीय दौरे से पहले दिन सीएम योगी ने गोरखपुर को बुधवार को इलेक्ट्रिक बसों की सौगात दी है और सीएम योगी ने गोरखपुर में चलने वाली इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। साथ ही इलेक्ट्रिक बस में सीएम खुद भी सफर करते हुए दिखाई दिए। और ये देखिए, 2 तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा रहे हैं हम।
जब बसों को हरी झंडी दिखाई गई उस वक्त की तस्वीर, और इलेक्ट्रिक बस में मुख्यमंत्री ने खुद जब सफर किया उस वक्त की भी तस्वीर आप देख रहे हैं। किन किन जगहों से ये बस गुजरेगी, उसके लिए क्या व्यवस्थाएं हैं। इलेक्ट्रिक बस में सफर करने वाले यात्रियों को कोई दिक्कत ना हो, ये मुकम्मल करने के लिए मुख्यमंत्री खुद इस बस से सफर कर उन्होंने हाल जाना। ये देखिए किस तरीके से लोगों का अभिवादन करते हुए कल मुख्यमंत्री ने इलेक्ट्रिक बस में सफर किया। प्रधानमंत्री जी ने गोरखपुर को फर्टिलाइजर और गोरखपुर को एम्स की सौगात दी है। भाइयों बहनों, एम्स और फर्टिलाइजर के बाद अब गोरखपुर में मेट्रो भी आने वाली है। कुछ ही दिनों के बाद गोरखपुर को हम लोग रामगढ़ ताल, जिसको आप अब तक तालाब मान रहे हैं ना, इसको हम एयरपोर्ट के रूप में भी उपयोग करने जा रहे हैं। वहीं सीएम योगी आज गोरखपुर, महाराजगंज और पीलीभीत के दौरे पर होंगे और इस दौरान सीएम तीनों जिलों को हजारों करोड़ की सौगात भी देंगे। सबसे पहले गोरखपुर में सीएम योगी पहुंचेंगे और गोरखपुर में अपने दौरे के दूसरे दिन सुबह करीब 10:30 बजे वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण सीएम करने वाले हैं। इसके बाद महंत दिग्विजय नाथ पार्क में कई विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे और सीएम गोरखपुर को कुल 1805 करोड़ की सौगात देने वाले हैं। और गोरखपुर को सौगात देने के बाद सीएम दोपहर करीब 12 बजे महाराजगंज पहुंचेंगे। यहां पर भी सीएम कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और इसके बाद फरेंदा में एक जनसभा को भी वो संबोधित करेंगे। दोपहर 3 बजे सीएम पीलीभीत पहुंच जाएंगे और पीलीभीत में जन विश्वास यात्रा में वो शामिल होंगे और इसके बाद सीएम जिले को 285 करोड़ के मेडिकल कॉलेज सहित 96 करोड़ की 70 विकास परियोजनाओं की भी सौगात देंगे। तो सीएम कल भी 3 जिलों के दौरे पर थे और आज भी सीएम का 3 जिलों का दौरा है, जिसमें गोरखपुर का भी दौरा है और गोरखपुर को भी मुख्यमंत्री आज करोड़ों की सौगात देंगे। और मुख्यमंत्री योगी का मिनट टू मिनट कार्यक्रम क्या है वो अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। देखिए 10:15 पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण मुख्यमंत्री करने वाले हैं। इसके बाद 10:30 बजे की हम बात करें तो विकास योजनाओं का लोकार्पण सीएम करेंगे। 12 बजे का जो कार्यक्रम बताया जा रहा है वो महाराजगंज में जनसभा को संबोधित करने का है। इसके अलावा 3 बजे पीलीभीत में विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास मुख्यमंत्री करेंगे। तो ये 10:30 बजे से लेकर जो 3 बजे का कार्यक्रम है वो हमने आपको बताया। 10 बजे के आसपास वाटर कॉम्प्लेक्स गोरखपुर में मुख्यमंत्री जिसका लोकार्पण करने वाले हैं। इसके अलावा गोरखपुर को क्या मिलेगा ये भी जानना बहुत जरूरी है। वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की सौगात मिलने जा रही है। 44.75 करोड़ की लागत है इसकी। इसके बाद आईआईटी जंगल कौड़िया 7 करोड़ की लागत इसकी है। इसके अलावा आईआईटी सहजनवा 7.29 करोड़ की लागत इसकी है और आईआईटी भटहट की बात की जाए तो 9.2 करोड़ लागत इसकी बताई जा रही है। राजकीय इंटर कॉलेज 5.41 करोड़ की लागत। नेपाल के छात्रों के लिए छात्रावास और इसकी लागत 9.52 है। तो ये तमाम विकास योजनाएं हैं जिसको लेकर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलग अलग कार्यक्रम में होंगे। इन तमाम योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। गोरखपुर से मेरे सहयोगी नीरज इस वक्त मौजूद हैं। नीरज, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 जिलों के दौरे पर होंगे। आज भी वो गोरखपुर में होंगे तो कई योजनाओं की सौगात जनता को देने जा रहे हैं। किस तरीके की तैयारी है, कार्यक्रम कब शुरू होने वाला है और कितना उत्साह यहाँ की जनता में देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, आपको बता दें कि 2 दिवसीय दौरा है और आसमान में इन दोनों दिनों में बादल छाए हुए हैं, हल्की फुहार भी पड़ी और एक तरह से कहा जाए तो दोनों दिनों में सौगातों की बारिश हो रही है। 3 जिलों पे कल मुख्यमंत्री दौरे पे थे और आज भी 3 जिलों का उनको दौरा करना है। और गोरखपुर की बात करें तो कल 320 करोड़ की विकास की जो नगर निगम की परियोजनाएं थी, इसके साथ ही विश्व स्तरीय वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की उन्होंने सौगात दी है। सार्वजनिक क्षेत्र का पहला ये यूपी का वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है जहां पर प्रशिक्षण भी ले सकेंगे युवा और जो वाटर स्पोर्ट्स होगा उसका लुत्फ भी जो पर्यटक हैं वो उठा सकेंगे। और आज की अगर बात करें तो लगभग 1000 करोड़ से अधिक की सौगात मुख्यमंत्री देने वाले गोरखपुर में और इसके बाद वे महाराजगंज जाएंगे। वहां पर जन विश्वास यात्रा में लोगों का विश्वास जीतने की कोशिश करेंगे, सभा भी करेंगे। इसके बाद उन्हें पीलीभीत जाना है। पीलीभीत में
वो जाएंगे, वहां भी जन विश्वास यात्रा है और इसके साथ ही वहां भी एक सभा मुख्यमंत्री को करनी है। तो कुल मिलाकर ये दोनों दिन जो है वो सौगातों की बारिश का है। और अभी कुछ ही देर में मुख्यमंत्री 10:30 बजे तक आएंगे रामगढ़ताल के पास महंत दिग्विजयनाथ पार्क में, और यहाँ पर जो सभा है उसको संबोधित करेंगे, लोगों को संबोधित करेंगे, तमाम विकास की परियोजनाओं के पहले बिल्कुल। और नीरज, जैसा कि आप बता रहे कि मौसम खराब है, लेकिन देखिए लोग मुख्यमंत्री को सुनने के लिए पहुंच चुके हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं 2022 के विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही सरकार में बड़े बदलाव दिखाई देने लगे हैं और इसी कड़ी में अब दुर्गा शंकर मिश्रा यूपी के नए मुख्य सचिव होंगे। आज प्रदेश के मुख्य सचिव के रूप में दुर्गा शंकर मिश्रा पदभार ग्रहण करेंगे। अभी तक दुर्गा शंकर मिश्रा आवासन एवं शहरी विकास के सचिव के पद पर तैनात थे। उन्होंने रिटायरमेंट से पहले सेवा विस्तार दिया गया और दुर्गा शंकर यूपी कैडर के 1984 बैच के अधिकारी हैं। दुर्गा शंकर मिश्रा आज मौजूदा मुख्य सचिव आरके तिवारी से पदभार ग्रहण करेंगे। मऊ जिले के रहने वाले दुर्गा शंकर मिश्रा IIT कानपुर से पास आउट हैं। आरके तिवारी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली जाएंगे और दुर्गा शंकर मिश्रा अभी दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के अध्यक्ष भी हैं। वो आगरा और सोनभद्र समेत कई जिलों के जिलाधिकारी भी रह चुके हैं। अच्छा उनका रिकॉर्ड रहा है और इसी वजह से सेवा विस्तार किया गया है। एक बड़ी जिम्मेदारी सरकार उन्हें दे रही है। और अनुभव शुक्ला इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं। अनुभव, दुर्गा शंकर मिश्रा का सेवा विस्तार किया गया है, ये कितना महत्वपूर्ण है? चुनावों से पहले इनके रिकॉर्ड पर अगर नजर डालें, इनके कामकाज को देखें, तो कितना फायदा मिलेगा मुख्य सचिव के तौर पर प्रदेश को? देखिए, बिल्कुल काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि चुनाव से कुछ दिन पहले नए चीफ सेक्रेटरी की नियुक्ति हो रही है और उसमें भी आप देखिए आदेश कहाँ से जारी होता है, जब दिल्ली से जो अगर हम कहें मिनिस्ट्री DOPT की तरफ से जो लेटर जारी होता है कि हम इनको इनके मूल कैडर में वापस भेज रहे हैं। क्योंकि यूपी सरकार इनको चीफ सेक्रेटरी बनाना चाहती है। अभी तक हमने यही देखा है कि यूपी सरकार की तरफ से एक आदेश जारी किया जाता है कि हम नए चीफ सेक्रेटरी की नियुक्ति कर रहे हैं, पर हमने जो देखा उसमें साफ तौर पर केंद्र सरकार की तरफ से वो कागज जारी हुआ, उसमें साफ तौर पर लिखा है कि यूपी में चीफ सेक्रेटरी बनना है, इसलिए हम प्रतिनियुक्ति पर इनको वापस यूपी इनका जो मूल कैडर वहाँ भेज रहे हैं। 31 दिसंबर को रिटायरमेंट होनी थी, लेकिन अब 1 साल का सेवा विस्तार दे दिया गया है और काफ़ी महत्वपूर्ण ये तैनाती मानी जा रही है क्योंकि लंबा एक्सपीरियंस है। वो कई ज़िलों में, उत्तर प्रदेश के तमाम सारे ज़िलों में वो जिलाधिकारी के तौर पर तैनात रहे, काफ़ी अच्छा काम किया। और उसके बाद आप देखिए यूपी में तमाम जो सरकारें रही उनमें भी उन्होंने अलग अलग पदों पर काम किया। अभी कुछ वर्ष पहले तक लखनऊ में थे, तमाम सारे विभागों में वो तैनात रहे और जहाँ पर भी रहे उन्होंने अपना जो काम है उससे कहीं ना कहीं चीज़ों को रफ्तार दी, जो भी काम मिला उसमें रफ्तार दिया। आप देखिए लगातार जिस तरीके से शहरी विकास मंत्रालय में काम कर रहे थे, बहुत सारे जो बड़े प्रोजेक्ट थे वो तय समय पर कंप्लीट हुए। कानपुर मेट्रो का आप देखिए, यहाँ भी जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया, उसमें भी उनकी बड़ी भूमिका रही है। और अब चुनाव से ठीक पहले उन्हें उत्तर प्रदेश का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। कहा जा रहा है कि आज ही वो कार्यभार ग्रहण कर लेंगे। और देखिए एक चैलेंज भी है क्योंकि जब कोई चीफ सेक्रेटरी नया आता है उसको पूरे प्रदेश को समझना पड़ता है, लेकिन चूंकि दुर्गा शंकर मिश्रा यूपी कैडर के ही IAS हैं, तमाम सारे जिलों में तैनात रहे, तमाम सारे अहम पदों में उत्तर प्रदेश में पहले से तैनात रहे, इसलिए यूपी को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। और अब जब चुनाव होंगे तो कहीं ना कहीं उनकी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगी। एक तरीके से हम कहें तो जो इम्प्लीमेंटेशन होना है, जो चीज़ें बची हुई हैं, हालांकि काफ़ी कम दिन बचे, जल्द आचार संहिता लग जाएगी, लेकिन उसमें भी उनकी बड़ी भूमिका होगी। और आज कहा जा रहा है कि वो जो उनका कार्यभार है वो उसे ग्रहण कर लेंगे। बिल्कुल, एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। और चलिए अब बात करेंगे अलीगढ़ का वोट लॉकर और 22 की चाणक्य चाबी की। यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसके लिए वक्त बहुत कम है। ऐसे में भाजपा थिंक टैंक माने जाने वाले अमित शाह प्रदेश में जीत की रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। आज अमित शाह लखनऊ में पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करने वाले हैं।
ये बैठक अवध क्षेत्र के पदाधिकारियों के साथ होने वाली है और इसमें अवध क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष होंगे, क्षेत्र के प्रभारी होंगे और अन्य पदाधिकारी भी शामिल होंगे। इस बैठक से पहले अमित शाह आज 3 जिलों का दौरा करेंगे और यहां पर जनसभाओं को भी संबोधित करने वाले हैं। भाजपा की अवध क्षेत्र की जन विश्वास यात्रा आज उन्नाव पहुंचेगी और उन्नाव में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जन विश्वास यात्रा में शामिल होने वाले हैं। इसके अलावा रामलीला ग्राउंड में एक जनसभा को भी वो संबोधित करेंगे। अमित शाह की इस जनसभा को पिछले उन्नाव में विजय रथ लेकर पहुंचे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की जनसभा से जोड़कर देखा जा रहा है और इसीलिए उन्नाव भाजपा संगठन में अमित शाह की जनसभा में करीब 1 लाख लोगों के इकट्ठा होने का दावा किया जा रहा है। एक बड़ी चुनौती कि यहां पर ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचे। अखिलेश यादव जिस तरीके से उन्होंने जनसभा की जो भीड़ उमड़ी थी उसे चुनौती देने की सीधे तौर पर ये कोशिश होगी। गृह मंत्री अमित शाह आज मुरादाबाद में भी जन विश्वास यात्रा कार्यक्रम में मौजूद होंगे और अमित शाह यहां पर एक रैली को संबोधित भी करेंगे। 11 बजे शाह मुरादाबाद के मझोला थाना क्षेत्र में जनसभा करेंगे। आपको बता दें कि मुरादाबाद की 6 विधानसभा सीटों में से सिर्फ 2 पर भाजपा का कब्जा है, जबकि 4 सीटें जिस पर सपा का कब्जा रहा, तो यहां पर भाजपा के लिए बड़ी चुनौती दिखाई देती है। तो शाह मिशन यूपी पर होंगे और मिशन यूपी के दौरान क्या उनके कार्यक्रम रहने वाले हैं, कैसे उनकी सभाएं होंगी, उसकी जानकारी हम आपको देते हैं। देखिए, जो पहली सभा है वो दोपहर 12 बजे की है। मुरादाबाद में ये जनसभा होने जा रही है, जबकि दूसरी जनसभा की हम बात करें तो दूसरी जनसभा दोपहर 2 बजे होगी। अलीगढ़ में ये जनसभा होने जा रही है। तीसरी जनसभा शाम 4 बजे होगी, उन्नाव में होगी, क्योंकि उन्नाव में आज जन विश्वास यात्रा भी होगी। तो जन विश्वास यात्रा में मौजूद होंगे अमित शाह और यहां पर भी बताया जा रहा है कि एक जनसभा को वो संबोधित करने वाले हैं। मुरादाबाद का समीकरण क्या कहता है उसे समझना भी बहुत जरूरी है। सपा का मजबूत गढ़ ये माना जाता है। 2019 में भाजपा का खाता यहां पर नहीं खुला था और इसी वजह से इस बार चुनौती बहुत ज्यादा यहां पर दिखाई देती है। मंडल में लोकसभा की 6 सीटें हैं। सपा बसपा के पास 3-3 सीटें इस वक्त हैं। विधानसभा की 6 सीटें हैं। सपा के पास 4 सीटें हैं, जबकि भाजपा के पास 2 सीटें हैं। तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। उबैदुर रहमान इस वक्त मेरे सहयोगी मौजूद हैं ज्यादा जानकारी के साथ, क्योंकि आज एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है गृह मंत्री अमित शाह का। किस तरीके की तैयारी इस वक्त आप इस वक्त देख पा रहे हैं और कितना अहम माना जाए जब सपा का गढ़ हो और इससे पहले जो यहाँ पर रैली हो चुकी है, जो जनसभाएं हो चुकी हैं अखिलेश यादव की, उसमें भारी भीड़ देखने को मिली थी। एक बड़ी चुनौती होगी कि ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचे। भाजपा ने किस तरीके की तैयारी की है? जय, मैं आपको बता दूं कि मंच बनकर तैयार हो चुका है, तमाम कुर्सियां लग चुकी हैं और जो गृह मंत्री है अमित शाह, उनकी सुरक्षा के मद्देनज़र कल से ही तमाम सड़कों पर, तमाम होटलों पर, तमाम आने वाले लोगों पर नज़र रखी जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था जो है वो कड़ी है। और अगर राजनीतिक समीकरणों की बात करें तो 2017 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 27 में से 14 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की थी और समाजवादी पार्टी को 13 सीटों पर जीत हासिल की थी। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुला था। जो 6 लोकसभा की सीटें थी उसमें से 3 पर बहुजन समाज पार्टी के सांसद चुने गए थे और 3 पर सपा के। तो भारतीय जनता पार्टी का इस बार ये टारगेट है कि मुरादाबाद मंडल ऐसा मंडल था जिसमें लहर होने के बावजूद जो है 2019 में एक भी लोकसभा की सीट नहीं जीत पाए थे। तो भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि जो 2017 के विधानसभा चुनाव में जिस तरह से उन्होंने अच्छा सीटों पर, लगभग आधी सीटों पर कब्जा किया था, उससे ज़्यादा सीटें वो जीते। इसीलिए लगातार एक के बाद एक, कल जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं वो अमरोहा में थे, आज अमित शाह मुरादाबाद में रहेंगे। और ये जो रैली है मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर तमाम जो कुर्सियां हैं वो लग गई हैं और रैली को ऐतिहासिक बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो जुटे हुए हैं। उनका कहना है कि ये रैली इस बार मुरादाबाद में ऐतिहासिक रैली होने वाली है। और अगर बात करें कि आज अमित शाह के जो मुद्दे हैं, अमित शाह किन मुद्दों को टारगेट कर सकते हैं, तो जो लग रहा है वो ये कि जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं जन सुविधाओं के लिए, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, उज्ज्वला योजना हो,
या और जो जन आरोग्य योजना हो, जो आयुष्मान कार्ड की योजना है, गरीबों को स्वास्थ्य के लिए इलाज फ्री मिलता है, तो इस तरह की योजनाओं के जरिए अमित शाह जो है बिल्कुल उबैदुर रहमान, क्योंकि बड़े चाणक्य माने जाते हैं साथ ही साथ अमित शाह, और ऐसे में यहाँ के लिए क्या रणनीति होती है, क्योंकि सपा का ये गढ़ है और उनके पहुंचने के बाद, जनसभा करने के बाद क्या लोगों का मूड बदलता है, ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। बरेली में सुभाषपा और समाजवादी पार्टी ने संयुक्त रैली की और इस दौरान सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने भाजपा पर बड़ा हमला किया। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि भाजपा इस बार के चुनाव में 27 जिलों में खाता भी नहीं खोल पाएगी, ये बड़ा दावा उन्होंने किया। जनसभा में शामिल सपा नेता धर्मेंद्र यादव ने कहा कि पूरे प्रदेश में सपा की लहर है और अब इसे आंधी और तूफान में बदलना है। पूर्वांचल में आजमगढ़, मऊ, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, बहराइच, हैदराबाद, सुल्तानपुर, गाजीपुर, बनारस, बस्ती, संतकबीरनगर, सिद्धार्थनगर, 27 जिला में भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खोलने दूंगा। साथियों, ये नोट कर लेना, खाता नहीं खोलने दूंगा।